गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, उसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे समराइज करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स जो काइनेटिक वर्ड्स है उससे हमें क्या पता चलता है। काइनेटिक्स मीन्स मोशन या गति। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है उसे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, ये क्या क्या डील करती है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। एंड थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो अब ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इनका मतलब पहले हम समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस, और रेट ऑफ रिएक्शंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनमें मेनली हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर। अब जब हम टेम्परेचर के टर्म्स की बात करेंगे तो हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन आएगी। आर्हेनियस इक्वेशंस हम फर्दर दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कंसंट्रेशन की जहाँ पे बात आएगी तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और जैसा हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शंस एंड 0th ऑर्डर। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, वो है रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो अब ये सारे पॉइंट जो हमने देखे इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शंस, जिसको कि हम ROR से भी दिखा सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ROR लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है। अब हमें पता कि कोई भी रिएक्शंस दो तरीके से लिखी जा सकती है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट, या ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की। तो किसी भी रिएक्शंस में जो चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है या किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी प्रकार की रिएक्शन या किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जिनका हम निकाल सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शंस देखते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो नेचर्स में या केमिकल्स के फील्ड में बहुत तेज़ी से होती हैं, जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आयोनिक रिएक्शंस का, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और NaNO3 आपका बनेगा। तो इसमें इस रिएक्शंस में NaCl और AgNO3 रिएक्टेंट है, AgCl और NaNO3 प्रोडक्ट है। अब NaCl, हमें पता है कि NaCl एक आयोनिक प्रोडक्ट है जिसमें कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। ऐसे ही AgNO3 भी एक आयोनिक प्रोडक्ट है, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की कि जिनमें हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो आयोनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, और वेरी फास्ट रिएक्शन से मतलब है कि ये इतने जल्दी रिएक्ट करता है कि जिसके लिए हमें एक टाइम जो फैक्टर होता है वो आसानी से मेज़र नहीं हो पाता। कि जैसे ही हमने बीकर में या जहाँ पे हमारा जो रिएक्शन साइट्स है उसमें हमने दोनों चीज़ें मिलाई, दोनों रिएक्टेंट मिलाए, वो इतने जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे कि हमारे लिए टाइम मेज़र करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ROR कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस जो होती हैं, कुछ रिएक्शंस नेचर में वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं जिनको कि स्लो प्रोसेस भी हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, ये एक लंबी प्रोसेस है जिसमें महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जो कंप्लीट होने में बहुत सारा समय लेती हैं
उनको हम प्रैक्टिकली उनका समय निकालना हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, तो ऐसे रिएक्शंस का भी हम रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं निकालते। तो अब बात आती है कि कौन सी रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए यूजफुल होती है या किनका रेट ऑफ रिएक्शंस निकाला जाता है। तो मॉडरेट रिएक्शंस रेट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो दिखाएंगी उनका रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया है N2 + 3H2 = 2NH3, यानी कि हैबर प्रोसेस में, जिसमें कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अमोनिया बनती है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसको हमने सिंगल एरो से दिखाया है। तो इसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं और जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है वो अमोनिया का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कन्वर्ट होने में कुछ समय लगता है, यानी कि उसको हम एक फाइनाइट टाइम कहते हैं। इस फाइनाइट टाइम को हम रेट ऑफ रिएक्शंस ROR से मेजर कर सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, सपोज हमें कोई रिएक्शंस दी है 2A + 3B = 4C, तो इसमें 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसमें 2, 3 और 4 एक स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट हैं, जिनको कि हम एक डिवीजन फैक्टर के रूप में लेते हैं। तो अब इस रिएक्शंस का अगर हमें एवरेज ROR निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका स्टोआइक्योमेट्रिक डिवीजन फैक्टर हो गया 1/2। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया। माइनस का मतलब ये होता है बच्चों कि माइनस का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट आपका कम होगा वैसे ही प्रोडक्ट आपका ज़्यादा फॉर्म होगा। तो रिएक्टेंट हमेशा एवरेज रेट निकालने पे हम निगेटिव लेते हैं। तो पहला वाला कंसंट्रेशन A का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शंस B का जो है रिएक्टेंट, सेकंड जो रिएक्टेंट है B, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/3। ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, इजिकल टू जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट जो है 1/4। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि रिएक्टेंट जो होंगे आपके निगेटिव होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट जब घटेगा तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा। तो इसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें मैंने लिखा भी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो ओवरऑल रिएक्शंस में हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारे पास दो फैक्टर नेगेटिव और ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके बात करें, इसे आप खुद भी करने की कोशिश करिएगा। दूसरा एग्जांपल है जैसे 3x + y = 2z। अब इसके लिए मैंने अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दिया तो आप सिंपली इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलाइज करेंगे, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 1/3 स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट इजिकल टू y का कंसंट्रेशन 1 है, 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इजिकल टू प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस, जैसे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं। अब एक दूसरा फैक्टर इसमें आता है रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अपीयरेंस किसकी होगी, हमें पता है कि अपीयर क्या होगा। अपीयर का मतलब है कि प्रोडक्ट अपीयर होगा और डिसअपीयर का मतलब है कि रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, एक्स का आप डिसअपीयरेंस भी आप निकाल सकते हैं, वाई का डिसअपीयरेंस भी निकाल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब पहले देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड मीन्स प्रोडक्ट, अपीयरेंस मीन्स प्रोडक्ट। तो अब रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि इसको हम ROA से भी डिनोट करते हैं,
इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें हम कोई स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं लेते हैं, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन नहीं लेते हैं। इसके बाहर हम एक मॉड साइन लगा देते हैं, जिसे कि हम मॉड साइन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आना है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में आप कंफ्यूज ना करें, सीधे सीधे जो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके बाहर से एक मॉड साइन लगा देंगे तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे ही आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालें। अब डिसअपियरेंस के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम इसको ROD से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ROD ऑफ एक्स मैंने निकाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और इसको इसमें भी मॉड साइंस लगा दिया, वैसे इसमें निगेटिव होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव साइन का कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये हमारे हो गए तरीके किसको निकालने के, रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी कराऊंगी। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस हमने निकाला है यहाँ पे दोनों रिएक्शंस में, इनकी यूनिट अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कंसंट्रेशंस अपॉन टाइम, यानी कि किसी का भी कंसंट्रेशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशंस का यूनिट होता है मोल, और मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में, और टाइम को हम लेते हैं सेकंड में। तो इसका जो यूनिट हो गई वो हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरी बात हम करते हैं, सपोज अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो, अगर सपोज रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो, गैसेस में भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि दो गैसेस आपस में इंटरमिसिबल होती हैं और एक नई प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने लिया था। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर अगर हमको निकालना होता है तो वहां पर हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स ऑफ गैसेस और टाइम। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, और टाइम हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट हमारी हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ एक रिएक्शंस का। जैसे ये रिएक्शंस मैंने लिखी है 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2। अब हमें पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट नेगेटिव इन स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट = ऐसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस में आएगा और 1/5 स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट हो गया, = ये आपका NO और H2O आपका क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसके लिए भी हम निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव में आएगा प्लस 1/4 इसका स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट हुआ, और कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस भी होता है, जिसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस रिएक्शंस में दो तरीके से हम देख सकते हैं कि अपीयरेंस क्या हो रही है। अपीयरेंस किसकी हो रही है, हमारे पास NO की अपीयरेंस है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर निकालना है तो हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम विथ मॉड साइंस, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस। और इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता, ना कि स्टोआइक्योमेट्रिक कांस्टेंट हम यूज करते हैं और ना ही निगेटिव और पॉजिटिव साइंस। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सपोज डिसअपियरेंस तो दोनों ही हो रहे हैं तो हमने किसी एक का ले लिया, ऐसे ही आप यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 भी ले सकते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने ली है, तो हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड साइंस, यानी कि ये निगेटिव है तो ओवरऑल बाद में पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिसे आप कोशिश करेंगे कि खुद करने की।
ये जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एक क्वेश्चन है, इसे नोट करेंगे। N2 plus 3S2 is equal to 2NH3. During the formations of ammonia, 2 moles of nitrogen disappears in 1 minute. Find the volume of vessels in 1 liter. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और नेक्स्ट डे मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगी। तो इसमें 3 चीजें निकालनी है, ROR रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और फिर हम आपसे कल मिलते हैं इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए।